हाँ, एक पेपर मैं ले लिया करूँगा आपसे। इस बार पेपर पिछली बार पेपर ईज़ी पढ़ रहे थे। आज एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल पढ़ लिया था क्या? एसिडिक नेचर हमने स्टार्ट किया था क्या? मैंने क्या पढ़ाया था मुझे याद है आप लोग को? एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर आपको दिया था मैंने करने के लिए। तो ये शायद यही था क्वेश्चन क्या? यही था ना? डिसाइड एसिडिक नेचर ऑफ, ये मैंने आपको दे दिया था क्या क्वेश्चन? अभी एक बैच और दूसरे बैच से बच्चे तो लिखो। एसिडिक नेचर निकालने की मैंने फार्मूला बताया था। एक तो ये था कि एसिडिक नेचर ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। दूसरा क्या था? एसिडिक नेचर ऑफ एसिड जो है था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर ऑफ बेस। तीसरा फार्मूला क्या था? आपको बताया था कि ट्रिक अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -m -h -i से भी बता सकते हैं। तो ये खैर आपने कर लिया होगा। तो इसका बस आंसर बता दूं क्या मैं? किया है कि नहीं होमवर्क ये बताओ? टेस्ट नहीं किया है? तो एक काम जो मैंने तरीका बताया था उस तरीके से आप एक बार क्वेश्चंस करिएगा। इसका जवाब नेक्स्ट लेक्चर में हम दे देंगे बाद में। ठीक है? तो ये होमवर्क आपका अभी भी वैसे ही पेंडिंग है। ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा। और जो बच्चे दूसरे बैच से आए हैं वो भी इन क्वेश्चंस को एक बार अटेंड कर लेंगे। अच्छा, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बताने के लिए एक चीज आपको बता दूं। एसिडिक नेचर ऑफ ये बेंजोइक एसिड, क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था? मुझे समझाना पड़ेगा एक बार, या मैंने समझा दिया था इसको? फिनॉल का बता दिया था। ये फिनॉल का बता दिया, एक बार मैं बता देता हूं आपको, जल्दी से देख लो। एक क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था? एसिडिक नेचर पता नहीं, हो सकता मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कितना बताया था कितना नहीं बताया था, या डायरेक्ट मैंने होमवर्क दे दिया था। किसी भी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर आपको देखना है तो उस एसिड का एनायन बना लिया करो। क्या बना लिया करो? जिसका एनायन जितना स्टेबल होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही क्या होगा? ज्यादा। तो इसका एनायन अगर बनाएंगे तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या 5 बनेगी। कितने बनेंगे? 5। और इसका एनायन अगर आप बनाएंगे तो इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या होगी वो कितनी बनेगी? 3। और यहाँ पर जो एनायन बनेगा उसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो 2 की संख्या में। एक ये खुद है, एक और बनेगा। ठीक है? तो अब सबसे स्टेबल एनायन ये होगा, मतलब इस मॉलिक्यूल का इस एनायन में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी टेंडेंसी ज्यादा होगी, और इसकी इसमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम। इसकी टेंडेंसी क्या होगी? और कम, इसलिए सबसे अधिक एसिडिक हो जाए। ये फिनॉल पक्का। ऐसे क्वेश्चन आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसका एनायन स्टेबल होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। पक्का। अगर हम यहाँ पर आपसे बात करें जैसे मिथाइल सल्फोनिक एसिड, ये इससे जब आप हाइड्रोजन हटाएंगे तो बनेगा मिथाइल सल्फोनेट आयन। इससे हाइड्रोजन हटाएंगे तो बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन या एसीटेट आयन। इससे हाइड्रोजन हटाएंगे तो बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। एक चीज हमें पता है, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या 3 होगी, पर तीनों आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या 2 होगी, दोनों आपस में क्या होंगे? सिमिलर। और यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होंगे वो संख्या में तो 5 होंगे, परंतु वो सिमिलर नहीं बनेगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज ऑक्सीजन से कार्बन पे काम आना चाहिए। ठीक है? तो अब इसके चक्कर में इसमें मोस्ट स्टेबल, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे स्टेबल जो हो जाएगा ये सल्फोनेट आयन हो जाएगा। और चूंकि सल्फोनेट आयन मोस्ट स्टेबल है तो इसका जो एसिड होगा ये क्या हो जाएगा? मोस्ट एसिडिक। ये फिनॉल का आयन जो बना, फिनॉक्साइड आयन जो बना, ये आपका मोस्ट स्टेबल है। तो इससे जो इसका लीस्ट स्टेबल है तो इसका जो एसिड होगा वो लीस्ट एसिडिक होगा। यानी सल्फोनेट आयन मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलेट इज मोर एसिडिक देन। अब बल्कि आप इसे ग्रुप देख सकते हैं, कहीं भी सल्फोनिक ग्रुप दिखे तो सल्फोनिक ग्रुप का जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो कार्बोक्सिलिक से ज्यादा, और उसका एसिडिक कैरेक्टर ओएच से क्या होगा? ज्यादा। नेक्स्ट, ऐसे हम फिनॉल की बात करें तो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी को बताने के लिए आप इनके हाइड्रोजन को हटाएंगे और इनके एनायन बना के सबकी स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, परंतु इसमें टाइम टेकिंग लग सकता है, हो सकता है आप ओरली ना कर पाएं, और इसकी स्ट्रक्चर बनाने में बहुत टाइम लगेगा। इसके 5 बनाएंगे, इसके 5 बनाएंगे, इसके 5 बनाएंगे, इसके 5 बनाएंगे, किसी में 6 भी बन जाएगा। तो अब 20-22 स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए इसे शॉर्टकट तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसमें जो दूसरा ग्रुप है ओएच के अलावा, ये इस एसिडिटी को बढ़ाता है या घटाता है, आप ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है? कैसे? आप इनका एनायन बना के, खैर एनायन की स्टेबिलिटी में सिखा चुका हूं, तो यहाँ पर आप इसका एसिडिक कैरेक्टर भी बता सकते हैं, या डायरेक्ट बता सकते हैं कि आपको पता है कि एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m -h -i इफेक्ट होता है ना बेटा? बोलो। तो आप मुझे बताएं ये CHO ये कैसा ग्रुप है? कैसा? -m, ये +H, ये आपका +m। -m इस OH का एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, +H घटाएगा, और यह +m क्या करेगा? और ज्यादा घटाएगा। तो साफ-साफ दिख रहा है कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर जो होगा वो सबसे अधिक 1 का होगा, फिर 4 का, फिर 2 और सबसे कम 3 का होगा। ठीक है? यही ग्रुप अगर मेटा पे लग जाते हैं तो इन ग्रुपों का M और H इफेक्ट नहीं लगता, तब इनका सिर्फ आंसर हम कैसे निकालते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा। ये -I ग्रुप है, ये +I है, ये -I एसिडिक नेचर को बढ़ाता है, ये एसिडिक नेचर को घटाता है, ये एसिडिक नेचर को बढ़ाता है। इसमें ज्यादा बढ़ाएगा CHO, क्योंकि CHO का -I पावर सबसे ज्यादा होता है, तो इसमें एसिडिक नेचर ऑर्डर हो जाएगा। बता दें क्या होगा? 1, 3, 4 एंड 2, दैट्स ऑल। जानते हैं आप इसको? ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए आप +H इफेक्ट देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका +H ज्यादा, इसका +H कम, ऐसे आप इन क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। आप निकाल लीजिएगा। हम डायरेक्टली बात करते हैं। फिनॉल का एक जगह आपका क्वेश्चन गलत होगा, मैं वो बात करता हूं, जो आपसे गलतियां होंगी वो। फिनॉल, जहां पे आपको थोड़ा सावधानी रखना है, बाकी और कहीं पर सावधानी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सावधानी क्या रखना है आपको? जैसे अगर हम आपसे बात करें, उन्हीं ग्रुप का एसिडिक कैरेक्टर हमें देखना है जो एनसीईआरटी में मेंशन, ठीक है? उनके अलावा उनका एसिडिक कैरेक्टर हमें नहीं देखना है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं। तो अपने मन में, आपके मन में आंसर चल रहा होगा और आंसर आप बताने के लिए तैयार होंगे। बस मैं लिख के खाली हूं, आप आंसर बता देंगे, हमको ऐसा लग रहा है। तो बता दो पहले वाले में आंसर क्या होगा? बोलो। क्यों सेकंड भाई? अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग गलत बात। ये -M ग्रुप है और ये -M काम नहीं करता। पहले बात सुनो, ये इफेक्ट लगाओ ना सीधा सीधा। ये NO2 ऑर्थो पर पैरा पे होता है तो -M का काम करेगा। ये -M का काम, -M से एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पर एसिडिक नेचर नहीं बढ़ेगा, तो फर्स्ट शुड बी ग्रेटर देन सेकंड। ठीक है?
यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर माइनस एम ग्रुप लगेगा नहीं लगेगा बताओ, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, तो फर्स्ट वुड बी ग्रेटर देन सेकंड। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये माइनस एम ग्रुप यहाँ लगेगा, माइनस एम यहाँ लगेगा, दोनों में माइनस एम ग्रुप लगेगा और दोनों में एसिडिक कैरेक्टर माइनस एम से बराबर बढ़ेगी। अच्छा माइनस एम ऑर्थो पे ज्यादा होता है पैरा पे, माइनस एम तो सेम होता है चाहे आर्थो या पैरा, ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पे डिपेंड है। तो अब इनके इनके ऊपर वाले के एसिडिक कैरेक्टर को माइनस एम ने सॉल्व कर दिया, ऊपर वाले के एसिडिक कैरेक्टर को माइनस एम ने सॉल्व कर दिया, नीचे वाले के एसिडिक कैरेक्टर को माइनस एम ने सॉल्व कर दिया, लेकिन थर्ड वाले के एसिडिक कैरेक्टर को माइनस एम सॉल्व नहीं कर पाता। अब इनके बीच में आंसर इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा आप सोचेंगे तो ये माइनस आई इफेक्ट द्वारा इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ना चाहिए थोड़ा ज्यादा, और चूंकि इसका ये ऑर्थो पर ये NO2 है तो यहाँ एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा और ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट ये कहता है कि ये ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड के होने के बावजूद, हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन बॉन्ड एसिडिटी को घटाता जरूर है, परंतु वो माइनस एम के डिसीजन को पलट नहीं पाता, ये सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के डिसीजन को पलट पाता। यानी अगर किसी के एसिडिटी या स्टेबिलिटी, किसी की एसिडिटी वगैरह को हाइड्रोजन मीजोमेरिक इफेक्ट ने बढ़ा दिया है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होने के बावजूद भी वो ज्यादा एसिडिक होगा। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ नहीं होती, लेकिन चूंकि इनकी एसिडिटी को माइनस एम ने बढ़ा दिया और माइनस एम इतना ज्यादा एसिडिटी बढ़ा देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हल्का फुल्का घटाता भी है, तो कोई फर्क मतलब पहले डिसीजन लेंगे आप मीजोमेरिक इफेक्ट का, उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड का, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के डिसीजन को हाइड्रोजन बॉन्ड पलट तो देता है, लेकिन मीजोमेरिक के डिसीजन को पलट नहीं पाता। आया समझ में आपको पक्का? तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, ये अकॉर्डिंग टू, यहीं पर आप गलत कर सकते थे, इसलिए मैंने बता दिया, आप गलती नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक नेचर ऑर्डर शुड बी, है ना, सबसे अधिक एसिडिक होना चाहिए किसको? एसिडिक नेचर ऑर्डर शुड बी फर्स्ट शुड बी ग्रेटर देन सेकंड, बट ड्यू टू एच बॉन्डिंग एसिडिक नेचर ऑर्डर सेकंड का ज्यादा हो जाता है फर्स्ट। इनके डेटा दिए गए हैं अल्कोहल ईथर फिनॉल चैप्टर में, ठीक है, और आपके सिलेबस में सिर्फ नाइट्रो वगैरह का, आपके नाइट्रो का ही एसिडिक कैरेक्टर जानना है, उसमें किसी और ग्रुप को लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो एनसीईआरटी में है क्वेश्चन वहीं से बनेगा। क्या चीज? बस वही आप समय आ रहा तुरंत। नेक्स्ट अगला सवाल मैं वहीं पे जा रहा हूं, मैं जानता हूं ये डाउट आपको बनेगा, तो अगर मैं आपसे सवाल करूं, चलो एक साथ कर देता हूं। इस कंपाउंड का नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, नाम आप सुने होंगे। ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। पिक्रिक एसिड के बाद फिर बेटा हमने 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, और देन आफ्टर हमने एक नाइट्रो ग्रुप लगाया ऑर्थो पर, एक नाइट्रो ग्रुप लगाया हमने मेटा पर, और एक नाइट्रो ग्रुप लगाया पैरा, और दूसरा फिनॉल। इनका एसिडिक कैरेक्टर आपको बताना है, ठीक है। तो आप इसमें पहले मीजोमेरिक यूज कर लिया करो, ठीक है। ये 6 कंपाउंड्स हो गए, इनका एसिडिक कैरेक्टर बताना है। तो सबसे पहले इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट में 3 माइनस एम ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें 2 माइनस एम ग्रुप प्रेजेंट, इसमें 1 माइनस एम ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें माइनस एम है ही नहीं, इसमें ये माइनस एम इफेक्ट नहीं दिखाएगा, है तो ये माइनस एम एक ग्रुप है यहाँ पर। तो आप माइनस एम से आंसर लिख लिया करो तो कंफ्यूजन आपका दूर होगा। इसमें सबसे अधिक एसिडिक हो जाएगा पहला, उसके बाद दूसरा, फिर इसके बाद तीसरा और पांचवा, और सबसे कम हो जाएगा चौथा एंड छठा। अब इनके बीच में तीसरा एंड पांचवें में मीजोमेरिक इफेक्ट बराबर, थर्ड में और पांचवें में मीजोमेरिक बराबर है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है पांचवा ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और तीसरा कम, और चौथे एंड पांचवें के बीच, चौथे एंड छठे के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो कौन ज्यादा लगेगा बताओ? चौथा माइनस आई की वजह से ज्यादा होगा इन कंपेयर टू 6। बस आया समझ में आपको? सेम पोजीशन पे अगर हम CHO ग्रुप लगा दें तो आंसर इसी प्रकार से आप निकालेंगे आप लोग ना। तो इसी के साथ आपका ये फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर, एक सावधानी वाला कि ऑर्थो और पैरा के बीच में अगर माइनस एम काम नहीं करता है तो उस केस में ऑर्थो वाले का एसिडिक कैरेक्टर पैरा से घट जाता है, लेकिन अगर माइनस एम ऑर्थो पर काम करता है तो वहां पर अब इतना ज्यादा माइनस एम बढ़ा देता है, 100 ग्राम बढ़ा दिया, 2-4 ग्राम अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने घटा भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ये बात स्पष्ट क्लियर है या कोई डाउट है यहाँ पे? डाउट है नहीं? चलो अब हम आपको बताएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी आपको सॉल्व करना है, लेकिन कार्बोक्सिलिक या बेंजोइक एसिड का एसिडिटी सॉल्व करने से पहले एक जरूरी जानकारी, एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड, शायद मैंने लिखा होगा, शायद होगा, मैंने लिखा हूं क्या? ये लिखा, ये मैं लिख दिया, मुझे याद आ गया। एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, वो जो पीछे क्वेश्चन है वो इसे आसान है तो सॉल्व हो जाएंगे, सेम चीज लिखा। सिर्फ एक बात याद रखना कि कोई भी ग्रुप XYZ ऑर्थो पे लगा हो, वही ग्रुप मेटा पे हो, वही ग्रुप पैरा पे हो, और बेंजोइक एसिड के बीच में कभी भी कंपेयर किया जाए तो ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो, हमेशा ऑर्थो वाला, चाहे प्लस एम हो, चाहे माइनस एम हो, चाहे प्लस एच हो, चाहे माइनस एच हो, चाहे प्लस आई हो या माइनस आई, यहाँ पर कुछ भी ग्रुप लगा हो, ये हमेशा ज्यादा एसिडिक होता है। इसमें ज्यादातर केसेस में ड्यू टू SIR इफेक्ट होता है, और OH के केसेस में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ऑक्सीडेशन। तो आप ऑर्थो ज्यादा एसिडिक होता है, रीजन है ड्यू टू SIR इफेक्ट और चिलेशन इन कॉन्जुगेट बेस। 1 मिनट देखो, अब आप कहेंगे जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता तो कम एसिडिक होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका H नहीं बनाता कभी, मान लो इसका H निकल गया और यहाँ पे जो माइनस चार्ज है उस माइनस का यहाँ पर जो एक ग्रुप है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो उस केस में ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है, चिलेशन इन कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, आप तो बस SIR इफेक्ट लिखो कि ऑर्थो वाले का एसिडिक कैरेक्टर, आप तो भूल जाओ रीजन, ये ऑर्थो वाले का एसिडिक कैरेक्टर सबसे क्या होता है ज्यादा, SIR इफेक्ट। SIR क्या कर देता है, किसके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है, बताएंगे आप? उससे क्या फर्क पड़ता है? उसका क्वालिटी एनएन का कौन बताएगा? अच्छा तो अगर नहीं हो तो भी तो सिमिलर बनेंगे दो। अच्छा तो मैं अपना रीजन बताता हूं, अब एक बार देखिएगा, हमारा रीजन ज्यादा सही, आपका रीजन, अपन दोनों एक बार ट्राई करते हैं, हो सकता है आपका रीजन क्या कहना है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर करता है तो जो एनायन बनता है, बिल्कुल सही आप बोले, ये आउट ऑफ प्लेन चला गया तो ये इक्विवेलेंट बनेगा, अगर इन द प्लेन रहेगा तो भी इसके दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, ये आपस में तो रेजोनेंस करेगा, साथ में बोनस रेजोनेंस इसका। भाई COO माइनस में घुमा तो जितना इसमें घुमा उतना तो यहाँ घुमा ही घुमा, और रेजोनेंस क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रेजोनेंस होता है बेटा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो जितना इसमें घुमा अक्सर ऑर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप लगा देंगे, जितना यहाँ घुमा उतना तो यहाँ घुमा ही घुमा, यहाँ पर थोड़ा एडिशनल घूम गया क्योंकि ये माइनस चार्ज बेंजीन पे भी आ गया, और माइनस चार्ज एक बीमारी है, बीमारी एक दर्द है, दर्द बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, दर्द बढ़ता है फैमिली में, एक ही परिवार को सिर्फ दर्द हो, पेन हो, टेंशन हो तो फैमिली टूट जाएगी, लेकिन वो टेंशन अगर सब लोग बांट ले थोड़ा थोड़ा करके तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज जब फैलता है तो मॉलिक्यूल पे कई जगह पे चार्ज चला गया ना तो एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, और जब कॉन्सेंट्रेट नहीं होता तो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता या उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है।
स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। चलो मेरा एक रीजन है, ये रीजन दिया गया है रिएक्शन मैकेनिज्म बाय पीटर साइक्स। एक बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म बाय पीटर साइक्स। मैं वही वाला रीजन आपको दे रहा हूं जो उसमें दिया है, रिएक्शन मैकेनिज्म बाय पीटर साइक्स। आपके काम का नहीं है, आप देखना चाहे तो ऑनलाइन बुक्स मिल जाती है या ऑफलाइन भी मिल जाती है। ऑफलाइन 450-500 की पतली सी बुक है और अक्सर सारे जो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस दिए जाते हैं इनके ऑथेंटिक डेटा से लिए जाते हैं। इंडियन राइटर की किसी बुक का डेटा नहीं लिया जाता है, गूगल पे किसी बुक का, क्योंकि इनके जो डेटा दिए गए हैं वो किसी न किसी रिसर्च से जुड़े हुए। ओके, मैं आपको बताता हूं जो रीजन है वो ये। अब पता नहीं ये आपका रीजन मेरा रीजन में से किसका रीजन अच्छा है, नहीं आपका भी हो सकता है, मैं आपको हल्के में नहीं लेता, आपको मैं हल्के में नहीं लेता, आप लोग हल्के में अपने आप को मान सकते हैं, लेकिन आप लोग बेहतरीन करने वाले हैं और आप जिस दिन अपने ऊपर विश्वास करना सीख जाएंगे और थोड़ा रफ पेपर भी यूज करना सीख जाएंगे, एग्जाम में अगर थोड़ा रफ पेपर भी यूज करना सीख जाए ओरली सॉल्व करने की बजाय, तो आपके नंबर थोड़े और बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आने वाले पेपर में अब रफ पेपर भी हमें यूज करना, कैसे बताऊं। अच्छा, एसिडिक करेक्टर कैसे निकालते हैं आप, सुनो। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन तो ट्रिक जो ऑर्गेनिक में हम H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को काउंट करते हैं, ऐसे सुनो। इसके हमने 1000 मॉलिक्यूल लिए, उस 1000 मॉलिक्यूल में हमने एक फिक्स समय के लिए H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को काउंट किया कि इसने कितने H प्लस आयन दिए। तो ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल में भी 1000 मॉलिक्यूल हम उसमें भी लेंगे और उसमें H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को काउंट करते हैं। जहां पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है हम मानते हैं कि उस कंपाउंड से H प्लस ज्यादा निकला होगा, अर्थात वो कंपाउंड ज्यादा क्या है, एसिडिक, ठीक है। अच्छा, ये रेजोनेंस जो है यहाँ पर जब बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आ जाता है तो ऑर्थो वाला ग्रुप जो होता है वो ऑक्सीजन को रिपेल करता है, और जब ऑक्सीजन को रिपेल करेगा तो ये जो बॉन्ड है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। ये जो ग्रुप ऐसे होता है ये ऐसे हो जाता है, ये जो ग्रुप ऐसे होता है जो ऐसे होता है ये ऐसे हो जाता है, समझ में आ गया आपको, इसका प्लेन चेंज हो जाता है। तो जब इसका बेंजीन से रेजोनेंस हो रहा था वो बेंजीन से रेजोनेंस बंद हो जाता है। अब इसमें रेजोनेंस का एक ही ऑप्शन होता है, सिर्फ रेजोनेंस का एक ऑप्शन होता है, इसके 1000 मॉलिक्यूल के 1000 मॉलिक्यूल जो होंगे वो सिर्फ ये वाला रेजोनेंस करेंगे, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर आएगा और इस प्रकार से बॉन्ड बनेगा। इसको अब सभी 1000 मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, डेल्टा पॉजिटिव, सभी मॉलिक्यूल पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो सभी मॉलिक्यूल तेजी से H प्लस आयन को निकालते हैं अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए, यहां से H प्लस का रिमूवल फास्ट करते हैं। लेकिन अगर इसकी ऑर्थो पोजीशन पे हमने ये ग्रुप हटा दिया, अगर हमने यहां से इसकी ऑर्थो पोजीशन से ये ग्रुप हटा दिया, फिर से लिखनी पड़ेगा क्या, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन से ग्रुप हटा दिया तो इसमें रेजोनेंस दो प्रकार से होने लगता है। कुछ मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ही रेजोनेंस करता है और इसी प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। मैंने यहां पर भी क्यू प्लस कर दिया था, मैं यहां भी क्यू प्लस किया था, यहां तो प्लस, तो एक साथ हमने दो दो रेजोनेंस बना दिया, लेफ्ट वाला भी बना दिया और राइट। अच्छा, आप लोग बोल भी नहीं रहे, सोच रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, करने तो बताता हूं इनको, है ना, सोच रहे हैं कुछ नया कंसेप्ट, कार्बन ने 5 बॉन्ड बना दिया ना। बिल्कुल, यहां पर देख, ये एक साथ दोनों, ये बन गया। इसमें रेजोनेंस सिर्फ ये ऐसे रेजोनेंस होता है, अगर ये ऑर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप लगा होगा तो सिर्फ रेजोनेंस ऐसे होता है। तो सभी मॉलिक्यूल में इसी प्रकार का रेजोनेंस होगा। बेंजीन का इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भाग, अभी क्लियर हो गया क्या। जब आउट ऑफ प्लेन चला गया तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, और जब बाहर नहीं आएगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो इस बॉन्ड से रेजोनेंस करेंगे। सभी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो हाइड्रोजन को विड्रॉ करने की पावर उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो H प्लस आयन तेजी से निकलता है। तो सभी कंपाउंड से H प्लस आयन निकल जाएंगे, यानी नंबर ऑफ एसिड ज्यादा होंगे जहां से H प्लस आयन निकलेंगे। लेकिन अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप नहीं होता है तो फिर इसमें रेजोनेंस होता है, ये वाला रेजोनेंस होता ही होता है, जो रेजोनेंस इसी में बताता हूं, ये वाला रेजोनेंस होता ही होता है, क्योंकि अगर ऑर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप नहीं है। यहाँ पर एक और रेजोनेंस होता है, वो कौन सा रेजोनेंस होगा बताओ। यहाँ पर ये बेंजीन का इलेक्ट्रॉन भी रेजोनेंस में पार्ट लेता है, इससे बढ़िया तो मैं लिख दिया होता है, जितनी देर में जुगाड़ कर रहा हूं ना, जितनी देर में जुगाड़, इसमें रेजोनेंस ये वाला बॉन्ड भी इसके साथ रेजोनेंस करता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आता है, यहाँ पर ऐसा भी रेजोनेंस होता है। और जब ऐसा रेजोनेंस होगा तो इसके ओ पर प्लस नहीं आएगा, और ये वाला जो आयन होगा यहाँ से H प्लस आयन स्लो निकलेगा, ये वाला जो होगा यहाँ से H प्लस आयन क्या निकलेगा बताओ, स्लो। तो जो बेंजोइक एसिड का जो मॉलिक्यूल इस रूप में निकल गए वो H प्लस आयन स्लो निकालेंगे या कम निकालेंगे, और जो इस रूप में निकल गए वो इसमें नंबर ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो होता है वो कम प्राप्त होता है, यहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, जो है ज्यादा प्राप्त होता है। नहीं आया समझ में आपको, फिर से बता दूं, जब ऑर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप आ गया तो ये ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला गया, इसमें सभी मॉलिक्यूल जो थे 1000 के 1000 मॉलिक्यूल इस रूप में कन्वर्ट हो गए, तो सभी 1000 मॉलिक्यूल से H प्लस आयन तेज निकलेगा, क्योंकि ऊपर कौन सा चार्ज है यहाँ पर बताओ, प्लस चार्ज, ठीक है। जब जब इसकी ऑर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप नहीं था तो हो सकता है कि 400-500 मॉलिक्यूल में जो रेजोनेंस हुआ, 500 मॉलिक्यूल में रेजोनेंस इस प्रकार से हो गया, 400-500 मॉलिक्यूल 600 मॉलिक्यूल रेजोनेंस इस प्रकार कन्वर्ट कर गया, इसके 1000 और 1000 में से 400 मॉलिक्यूल इस रूप में कन्वर्ट हो गए, तो वो जो 400 मॉलिक्यूल इस रूप में कन्वर्ट हुए यहाँ से H प्लस आयन स्लो निकलेगा। आया समझ में। तो एवरेज वैल्यू जो H प्लस आयन की कहां पर ज्यादा प्राप्त होगी बताओ, पहले वाले में ज्यादा होगी और इसमें क्या होगी, कम होगी। अभी आपको समझ में आया कि नहीं, क्लियर आ गया। इसे कहते हैं SIR इफेक्ट। क्या कहते हैं, SIR इफेक्ट। कभी कभी कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो SIR नहीं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं, तो ये तो SIR का इफेक्ट रीजन था। अब आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर OH लिख दिया, OH, नहीं अब बन जाएगा, जुगाड़ हो गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया OH, ठीक है। अब इसका H निकल गया,
OH COO माइनस डबल बॉन्ड O ये प्लस। अब मुझे बताइए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के ऑप्शन है कि नहीं? H पर प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बताओ। तो ऑर्थो पर अगर कोई प्लेन परिवर्तित नहीं करता, चेंज नहीं करता, जैसे OH ग्रुप है तो वो प्लेन को चेंज नहीं करता, वो उसी प्लेन में रखता है, उस केस में क्यों ज्यादा ऑर्थो एसिडिक हो जाता है? वहां पर चिलेशन, जब इसका H निकलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का H, तो ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप होता है वो इसका इसके साथ क्या हो जाता है? चिलेशन, ये एनान स्टेबल हो जाता है, इस वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अच्छा, इस एनान को लिखने का असली तरीका तो ये होना चाहिए, इसका हाइब्रिड ऐसे लिखा जाता है। ये अगले क्वेश्चन का अभी दे दिया मैंने, यहाँ पर डेल्टा माइनस। इस चिलेशन की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? ज्यादा। एक और सवाल जे एडवांस में पूछा गया सवाल था, कि अगर हम 2 H लगा दें तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? यहाँ पर हम 2 H लगा दें, इसमें SIR इफेक्ट नहीं लगेगा, H क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के ऑप्शन है यहाँ पर। अब जब इसका H निकल, SIR कब लगता है? जब ग्रुप रिपेल करते हैं तब तो प्लेन चेंज होगा ना, जब झगड़ा होगा तब तो अलग-अलग दूर-दूर अलग जो है जाएंगे ना, जब झगड़ा ही नहीं होगा तो फिर दूर क्यों जाएंगे? यहाँ पर क्या होगा? अगर इसके नेक्स्ट ऑर्थो पर भी एक OH ग्रुप आ जाए, अब इस केस में क्या होगा बताओ जल्दी से? इसकी ऑर्थो में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाएगी, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर और ज्यादा बढ़ जाता है। पक्का? तो ये जे एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, मैं वही पूछ लेता हूँ ये। मतलब चाहे जैसे नंबर 1 ऑर्थो ही होगा, एसिडिक नेचर में नंबर 1 कौन होगा बताओ? ऑर्थो। ये पैरा लगा दो एक फिनॉल। चलो आपको बताना इनका एसिडिक कैरेक्टर, इसमें सबसे अधिक हो जाएगा फर्स्ट फिर सेकंड, इन दोनों में नियम लगा दो। नियम क्या लगाओगे? ये माइनस आई ग्रुप है, ये आपका प्लस आर है, इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बता दो जी 1 2 3 5 4। पक्का? अच्छा, ये ज्यादा एसिडिक हुआ क्योंकि इसका एनायन चिलेट बना लिया, दोनों तरफ से चिलेट बन जाती है, देखो दो चिलेट बन गया, और एक्स्ट्रा, और किसी मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा चिलेशन होता है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा एनर्जी लूज करता है, उतना ही उसका हो जाता है स्टेबल रहता है। ये बात समझ में आ गई आप लोग को? चलो तो अब आप एक बात याद रखना, कुछ भी हो ऑर्थो हमेशा सबसे क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा। कुछ भी हो ऑर्थो हमेशा क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पर ड्यू टू SIR इफेक्ट या चिलेशन इन कंजुगेट बेस। मैंने रीजन आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर A शुड नॉट बी हाइड्रोजन, सॉरी A शुड नॉट बी NH2 ग्रुप, A के स्थान पे NH2 ग्रुप नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि जब NH2 होगा तो ब्यूटाडाइन बन जाता है, और जब ब्यूटाडाइन बन जाता है तो आगे अमीनो एसिड में हम आपको पढ़ाएंगे, फिर अमीनो एसिड के आधार पर एसिडिटी हम सिखाएंगे। तो NH2 नहीं होगा और नहीं आपसे पूछा जाएगा, ना ही कोई NH2 देगा, ना ही पूछा जाएगा, और NH2 होगा तो फिर क्या इफेक्ट होगा इसका रीजन हम आगे आपको बताएंगे। आपके एग्जाम में हमेशा लिखा होगा A के स्थान पे जो लिखा होगा या तो CH3 या तो Cl या तो OH या NO2 या कोई ऐसे ही ग्रुप एल्काइल ग्रुप या OCH3, A के स्थान पे जो लिखा हुआ ग्रुप आएगा हमेशा आपसे या तो हेलोजन आएगा, या तो आपका CH3 आएगा, या तो OMe आएगा, या OH आएगा, या NO2 आएगा, या CH2 आएगा, बस NH2 नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस एक लिमिट होती है। अभी मैं किसी भी कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर पानी में निकालें तो कुछ और आता है, क्लोरोबेंजीन में निकालें तो कुछ और आता है, किसी और सॉल्वेंट में निकालें तो चेंज होता है, ये सॉल्वेंट पे भी फर्क पड़ता है। मतलब एसिडिटी की इतनी मोटी बुक्स मिल जाएगी और हमें उसे कुछ लेना देना, हमें इतना लेना देना। पक्का? बोलो। चलिए अब आप बताइए इनमें एसिडिक नंबर 1 कौन हो जाएगा? ये नंबर 1 हो गया, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। अगर आपसे मोस्ट एसिडिक पूछे तो ऑर्थो वाला मोस्ट एसिडिक हो गया, दिमाग मत लगाओ, आ गया। उसके बाद इन दोनों में ये माइनस आर होगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ये माइनस आई होगा, ये बढ़ाएगा, तो आंसर शुड बी सबसे अधिक पहला, फिर ये ज्यादा बढ़ेगा 1 3 2 4, 1 सबसे ज्यादा, 1 में यहाँ पर SIR लगेगा, यहाँ क्या लगेगा बताओ? SI। आया समझ में? अच्छा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का H इस NO2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि ये आउटर क्या रहता है? प्लेन रहता है, और मेंबर ऑफ रिंग जो बनेगी वो साथ मेंबर रिंग बनेगी अगर आप जबरदस्ती करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब इस ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप हो, उस पर H हो, और ये इसका ऑक्सीजन के साथ बनाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का H जो होता है वो अपने पड़ोसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, पर पड़ोसी का जो H हो सकता है वो कार्बोक्सिलिक के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एसिडिटी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि इसका H हमेशा फ्री रहेगा। आया समझ में आपको? हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह यहाँ देखने की कोई आवश्यकता, आप बस ऑर्थो सबसे अधिक एसिडिक होगा याद रखना। ये बात क्लियर हो गई? अब बाकी आप क्वेश्चन कर लेना, ये सारे क्वेश्चन कर लेना, इसके मैं इसके क्वेश्चन सब कर लेना, आंसर मैं दे दूंगा आपको, ठीक है? ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, ऑर्थो पे जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना आउट ऑफ प्लेन होगा, उतना ज्यादा इसका एसिडिक कैरेक्टर होगा। ऑर्थो पर ग्रुप बढ़ाते जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा? जो है बढ़ता जाएगा। क्या हुआ? सेकेंड और इसमें कुछ सेम है क्या? अच्छा, ये आपको यहाँ पर आइसोप्रोपाइल नहीं दिख रहा है, इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल मिथाइल ब्लाइंडनेस, ठीक है? इसका आंसर कर लेंगे आप लोग। इसमें सबसे अधिक कौन हो जाएगा? तीसरा, फिर उसके बाद में दूसरा, फिर पहला और फिर चौथा। चलो ठीक, ऐसे इन सबके क्वेश्चन कर लेना। आंसर लिख दूं मैं? पहला, हाँ क्या गलती है? ओके, तो आप लोगों ने तो करवाया, अरे यार आप कर लेंगे ना आंसर आप लोग? हो जाएगा यार, ये तो डबल डबल काम हो गया। आज मैं सोचा था इसे खत्म कर दूंगा ये पार्ट, तो सबसे हो गया 3, फिर 2, फिर 4, 4 के बाद 1। चलो ये कर लेना, आंसर लिख दूं क्या मैं डायरेक्ट? कर लेंगे। अब एक देखना, आप गलती कहां करेंगे? एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, शायद बता चुका हूं मैं आपको। अगर मैं आपसे पूछूं HCl और फॉर्मिक एसिड, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा? मोस्ट एसिडिक कौन करें फर्स्ट, कौन करें सेकंड? सेकंड मोस्ट एसिडिक कौन? फर्स्ट। क्यों? ये इनऑर्गेनिक एसिड है। अच्छा, इनऑर्गेनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, इनऑर्गेनिक एसिड ज्यादा। देखो यहां पर जो माइनस चार्ज है वो Cl के ऊपर है, बड़े साइज के आयन के ऊपर है,
यहाँ माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे है या ऑक्सीजन पे है। रेजोनेंस क्या करता है, माइनस चार्ज को फैलाता है, और माइनस चार्ज के फैलने से स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है ना। ये ऑलरेडी बड़े साइज पे फैला हुआ है, तो इसका एसिडिक करेक्टर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। Cl का एसिडिक करेक्टर जो होता है ये मोर स्टेबल होता है, यानी HCl इज मोर एसिडिक देन दिस एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। ठीक है, कभी भी अगर आपको ये ग्रुप अलग अलग दिख जाए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मैंने दिखा, यहाँ पर ग्रुप बदल रहा है, तो जब ग्रुप बदल जाए तो आप डायरेक्ट आप इसे आंसर नहीं निकालेंगे। आप अक्सर मैं पूछूं इनका एसिडिक करेक्टर ऑर्डर, तो हो सकता है जल्दबाजी में आप बोलें ये -M ग्रुप है, ये ज्यादा एसिडिक होगा, तो इसे नंबर 1 बता दें। ऐसा नहीं करिएगा, आप याद रखिएगा हमेशा सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक से, वो ज्यादा होता है OH से, और OH ज्यादा होता है इससे। मिठाई ले बेटा, मिठाई लो, प्रोपाइल लो, ब्यूटाइल, कुछ भी हो, सल्फोनिक एसिड हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा, याद रखना पक्का। तो अगर ग्रुप बदल जाए कभी, ये जो प्लस या माइनस में देखा जाता है, नहीं बेटा मैं कह रहा हूं यहां पर प्लस ग्रुप लगेगा तभी यहां कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। सल्फोनिक एसिड हमेशा नंबर 1 एसिडिक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इवन आप 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दीजिए, यहां पे 3 माइनस ग्रुप लगा दीजिए, 3 नाइट्रो, तब भी सल्फोनिक एसिड का एसिडिक करेक्टर जो होगा क्या होगा, ज्यादा होता है। आया समझ में। तो अभी मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे रखा हूं। आप 3 CH3 लगा देंगे तब भी सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा हमेशा, किससे, OH से। अच्छा, एग्जाम में भी आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, एग्जाम में भी उतना ही लेवल तक परेशान करेगा जितना कि परेशान करना चाहिए, तो बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस नहीं देगा आपसे। ठीक है, इस बात को याद रखना। अच्छा, अगर इनमें एसिडिक करेक्टर हम आपसे पूछें तो याद रखना सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक और फिनॉल होता है। अगर मैं इनमें एसिडिक करेक्टर पूछूं तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने ऊपर लिख रखा OH और नीचे हमने ग्रुप पे दे रखा है। ठीक है, तो आप इसे फिनॉल मत समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन में गलतियां मत करिएगा आप लोग। ये रियल में सल्फोनिक एसिड है और ये रियल में कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, तो आप इस आधार पे क्वेश्चंस को कंपेयर करिएगा। एक्चुअली हम दिखा तो OH रहे हैं और पूछ सल्फोनिक एसिड कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हम जो सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, पक्का। मैंने ये कुछ एसिडिक नेचर, अगर आपको फिर भी कभी डाउट हो, जब ग्रुप अलग अलग हो तो एसिडिक नेचर को निकालने के लिए pKa के वैल्यू के आधार पे, pK वैल्यू के आधार पे, रियल pKa डेटा के आधार पे मैंने एक लिस्ट बनाई है जो आपके काम का है, जिसे आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ये आपके पास रहेगा। pK जिसका ज्यादा होता है उसका एसिडिक करेक्टर कम होता है, और जिसका pK कम होता है उसका एसिडिक करेक्टर। जब किसी की एसिडिटी आप कंपेयर करते हैं ना तो उसका pK लिस्ट दिया जाता है, पक्का। pK लिस्ट बुक्स में मिलता है, आप किसी बुक्स में जाइए, रिएक्शन मैकेनिज्म बाय पीटर साइक्स, मॉरिसन एंड बॉयड, डाइल, फिनॉल, हर जगह पे दिया हुआ है। अच्छा, आपको ये जो डेटा मिला है ना, हमने क्या किया, एक एक डेटा को ढूंढा है और ये डेटा ढूंढ करके एक जगह कलेक्शन करके हम आपको दे दिया। इसमें आपको याद रखना, सबसे पहले आगे क्या लिखा हमने, सबसे आगे इनऑर्गेनिक एसिड, इसके बाद सल्फोनिक एसिड, इसके बाद कार्बोक्सिलिक, इसके बाद कार्बोनिक एसिड, फिर इसके बाद OH है, फिर एल्काइन है, अमोनिया है, एल्कीन। इधर का मामला पता आपको, ये O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका कम है, इसका और कम है, इसका और कम, इसका और कम, तो इधर का रीजन तो आपको पता है। लेकिन इसके आगे यहाँ पर जनरली जो OH वाले कंपाउंड होते हैं ये कार्बोनिक एसिड से पीछे होते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, ये सब क्या होते हैं, हमेशा पीछे होते हैं। सिर्फ 2 OH वाले कंपाउंड हैं जिनका pK वैल्यू जो होता है थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। उसमें एक का नाम है ये पिक्रिक एसिड जो होता है, ये इन कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होते हैं। ये पिक्रिक एसिड है और ये क्या है बताओ, स्क्वायरिक एसिड। और दो OH वाले और कंपाउंड है, ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रोफिनॉल जो होता है, इसका एसिडिक करेक्टर कार्बोनिक एसिड से ज्यादा होता है, जो कि इससे कम होना चाहिए। आया समझ में आपको। बाकी और सभी जहां पे OH देखेंगे ये कार्बोनिक एसिड के पीछे देखेंगे। ओके, अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ग्रुप चेक कर लेना और आपका सवाल शायद ग्रुप देख के ही सॉल्व हो जाए। जब सभी में OH ग्रुप हो या सभी में COOH हो, तब तो उसमें जो साथी ग्रुप हो उनको देख के जवाब देना, तो आपका क्वेश्चन 100% क्या हो जाएगा, करेक्ट। पहले क्या चेक करोगे, ग्रुप अलग होने पर दिमाग लगाना ही नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस आप क्वेश्चन का आंसर देके आ जाओ। क्वेश्चन 100% आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पक्का। याद रखेंगे इसको आप लोग। ये दो कहां है, ये पिक्रिक एसिड, ये स्क्वायर शेप में जो स्क्वायरिक एसिड है, इसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। जब आप इसका हटाएंगे तो कई सारे इसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। और इसमें ठीक है, नेक्स्ट अब हम आपसे कुछ बेसिक नेचर कंपैरिजन और टेस्ट, बाइकार्बोनेट टेस्ट वगैरह पढ़ा आपने। ये आप एक बार नेक्स्ट लेक्चर में नोट कर लेंगे, बाइकार्बोनेट टेस्ट वगैरह पूछा जाता है। ये तो कई पेजेस हो गए, बहुत ज्यादा पेज हो गए। चलो, बेसिक नेचर कंपैरिजन ऑफ बेस। व्हाट आर बेस? जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं या H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं बताओ, बेस। लोन पेयर को डोनेट करने का मतलब डोनेट करके बॉन्ड बना लिया, ठीक है, और H+ एक्सेप्ट करके H+ से जुड़ गए, उनको क्या कहा जाता है, बेस। जो ये काम जितना अच्छा करेंगे वो उतना अच्छा बेस होंगे। अब बेसिक कैरेक्टर डिसाइड करने का, अगर आपको एसिडिक कैरेक्टर निकालना आ गया तो एक तरीका बता दूं मैं। अगर आपको बेसिक नेचर बताना, जैसे ये दो बेस है B- और A-, इनका आपको बेसिक नेचर बताना, तो आप इनका कॉन्जुगेट एसिड बना दो BH, और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, AH। ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट एसिड। आप चेक कर लो, एसिडिटी तो पता करना आता है ना, एसिडिटी पता करना आता है ना आपको। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उससे जुड़ा हुआ बेस वीक बेस होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उससे जुड़ा हुआ बेस क्या हो जाएगा, वीक बेस। स्मार्ट तरीके से आप जवाब दे देंगे, शायद मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े आपको। ठीक है, जैसे आपको पता चला ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये वाले इसकी तुलना में ये वीक एसिड है, वीक एसिड। ठीक है, तो जो वीक एसिड होगा उससे जुड़ा जो बेस हो जाएगा क्या हो जाएगा बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड उससे जुड़ा हुआ बेस क्या हो जाएगा, ये वीक बेस। बस तो आप बता देंगे A- इज बेटर बेस देन B-। एसिडिक नेचर का निकालना आता है ना, तो आप बता सकते हैं कि बेसिक नेचर ऑफ बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। किसी बेस में H+ चिपका दो और उसका कॉन्जुगेट एसिड का एसिडिक कैरेक्टर बता दो, और अब आप जवाब दे सकते हैं। जैसे मैं आपसे सवाल करूं कि एक क्वेश्चन करूं कि Cl- और HCOO- में कौन अच्छा बेस होगा। अब अगर मैं इसे नहीं बताता तो हो सकता है आप कहते हैं इस माइनस रेजोनेंस करेगा, इसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा। सीधा सीधा तरीका अपनाओ, बताओ जल्दी से। इसका कॉन्जुगेट एसिड HCl है, इसका कॉन्जुगेट एसिड HCOOH है। आप बता दो बेटा कौन अच्छा एसिड होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये वीक एसिड है। तो बता दो उसमें बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बता दो। ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस और ये हो जाएगा वीक बेस। नहीं आया समझ में आपको? तो आपको ये जो मैं अभी बेसिक नेचर बताना है, ये पढ़ाने की आवश्यकता तो नहीं पढ़ाऊंगा, आगे बढ़ता हूं क्या। लेकिन फार्मूला बता देते हैं एक बार। मान लिया आपको उल्टा न निकालने का मन करे या आपको एसिडिटी निकालना है, सीधे सीधे बताना हो, तो एक बात याद करना, जो क्वेश्चन बनेगा उसमें रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन होगा। यही होगा ना, तो किसी भी मॉलिक्यूल में जहां रेजोनेंस होता है, हाइपर कंजुगेशन होता है, उसका हाइब्रिड बना देना। क्या बना लेना,
हाइब्रिड बनाते ही पता चल जाएगा कि कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, कौन खराब होगा। तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो ज्यादा अच्छा डोनर होगा, जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो डोनर क्या होगा, खराब होगा। ऐसे भी पता चल जाएगा। फिर भी आप चाहते हैं कि थोड़ा टेंशन लेना, तो मैं दे देता हूं टेंशन, है ना। बेसिक नेचर कंपैरिजन कैसे कंपेयर करेंगे? ये जो बेस है, जैसे आरबी है, ये आरए है, ये आर है, इसमें बेसिक एटम क्या है, बी है, इसका ए है, इसका है। इसमें अंतर क्या है? इसमें साथी में अंतर। इसका ग्रुप सेम है या साथी अलग अलग? यार है, ये क्या है बताओ? आर गैस। आप इन पे एच चिपका दो, इनके कंजुगेट एसिड बना डालो, जिसका कंजुगेट एसिड सबसे स्टेबल होगा उस बेस का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। सिंपल सा फैक्ट। तो बेसिक नेचर ऑफ बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। हेलो, नहीं आया समझ में? अच्छा, या बेसिक नेचर ऑफ बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर ऑफ कंजुगेट एसिड। पक्का? बस आप बता देंगे आप। ओके, अब एक और तरीका है, मान लिया आपको इनका केबी और पीकेबी वैल्यू पता हो, तो वहां से भी बता सकते हैं कि बेसिक नेचर ऑफ बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी, पीकेबी, ये पीकेबी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? पीएच। क्योंकि आप, अच्छा केबी क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। पीकेबी क्या है? माइनस लॉग केबी को क्या कहते हैं बताओ? पीकेबी। बोलो, पढ़ा था नहीं? आप पढ़ाने से आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ लिया है ना? अच्छा, या ट्रिक, ट्रिक कैसे बता सकते हैं? देखो, अगर आपके सामने मान लिया ये सब आपको कंजुगेट एसिड का एसिडिक कैरेक्टर निकालने में दिक्कत हो रही है, स्टेबिलिटी निकालने में दिक्कत हो रही है, तो ट्रिक क्या है? एटम अगर अलग अलग हो तो उनका ईएन और साइज देख लो, और एटम सेम हो, ग्रुप सेम हो, तो प्लस एम प्लस एच प्लस आई बेसिक नेचर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और कई कई तरीके हैं, ये फार्मूले जो नहीं कि चारों फार्मूले याद करो, कोई भी एक फार्मूले अप्लाई करना सीख जाओ, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। पक्का? तो ये बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब देखेंगे? फॉर सेम पीरियड। और साइज कब देखेंगे बताओ? फॉर सेम ग्रुप। ठीक है। और दूसरा, व्हेन बेसिक एटम या ग्रुप सेम हो जाए तब वहां पर क्या अप्लाई करेंगे? बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई इफेक्ट। लेकिन याद रखना, जब ग्रुप सेम हो तभी इसको यूज करना, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा? जो है गलत हो जाएगा। पक्का? सबसे अच्छा तरीका वही स्टार्टिंग वाले दो थे। सबसे अच्छा तरीका कौन सा बताओ? स्टार्टिंग वाले हैं। ठीक है, ग्रुप सेम हो जाए तो ये शॉर्टकट है, यूज कर सकते हैं। एक और बात आप जानते हैं, जैसे मान लो किसी एक मॉलिक्यूल में कोई बेसिक इलेक्ट्रॉन बी, ये रेजोनेंस नहीं करता, दूसरे में ये बेसिक इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करता, तो मुझे बताइए इसमें किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा? पहले वाले का। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, हमने एक शब्द आपको बोला है, मान लिया फार्मूला नहीं पता होता, तो कोई मॉलिक्यूल की असलियत अगर आपको देखनी है तो उसका हाइब्रिड बना लो। इसका हाइब्रिड तो ये जैसे है वैसे ही होगा, लेकिन इसका हाइब्रिड जब आप बनाएंगे तो जहां जहां बॉन्ड है वहां दिखाएंगे डॉटेड लाइन, और जहां बी है वहां क्या दिखाएंगे? डेल्टा प्लस। यानी ये इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से डिलोकलाइज दिखाएंगे। अब मुझे बताओ किस बी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? पहले वाले बी पे ज्यादा है या दूसरे वाले बी पे? तो बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा बताओ? दूसरे वाले का। पहले वाले का बेसिक नेचर जो है ज्यादा, दूसरे वाले का क्या होगा? कम। यानी जो बेसिक इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है, जो बेसिक इलेक्ट्रॉन वो डोनेशन के लिए कम अवेलेबल होता है, तो बेसिक नेचर क्या हो जाता है? कम। कई सारे तरीके, पर सारे तरीके को एक बार सोच के परेशान होने की आवश्यकता, कोई भी एक दो तरीका यूज कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चले, ये कुछ चंद सवाल है, अब आप बता सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट ईएन देख करके बता दें, ज्यादा ईएन लेफ्ट टू राइट जाने पर ईएन बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर घटेगा। आप चाहें तो कंजुगेट एसिड बना डालें, इसका कंजुगेट एसिड बनेगा CH4, इसका कंजुगेट एसिड बनेगा HF। HF जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये आपका वीक एसिड है, तो वीक एसिड से जुड़ा हुआ बेस स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड से जुड़ा जो बेस है ये वीक बेस हो जाएगा। ऐसे यहां पर भी हम बात करें तो साइज बढ़ने पर बेसिक नेचर घटता है, यानी F माइनस इज बेटर देन Br देन I। उल्टा बता सकते हैं, इसका आपने एसिड बनाया HF और इसका एसिड बनाया HI। HI जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, तो ये वीकेस्ट बेस हो जाएगा, और ये आपका वीकेस्ट एसिड है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। नहीं आया समझ में? बोलो बेटा, दैट्स ऑल। कर लेंगे आप लोग। ईएन बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा, याद रखिएगा। ईएन बढ़ता है तो बेसिक नेचर क्या होता है? डिक्रीज करता है। OH का ज्यादा, हेलोजन का, फ्लोरीन का कम, उससे भी कम क्लोरीन, उससे भी कम क्या होगा? ब्रोमीन। बताने की जरूरत है क्या इसको? नेक्स्ट। ऐसे यहां पर भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? कंफ्यूजन लगे तो सीधा सीधा कंजुगेट एसिड बना लो। इसका कंजुगेट एसिड होगा सल्फोनिक एसिड, और इसका कंजुगेट एसिड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका कंजुगेट एसिड होगा फिनॉल, और इसका कंजुगेट एसिड होगा इथेनॉल। हम सब जानते हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ना, तो ये बेस कैसा हो जाएगा बताओ? वीकेस्ट बेस। अगर ऑर्गेनिक में हमने कंसेप्ट नहीं पढ़ा होता और आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा है, एसिड बेस थ्योरी में एसिड बेस पढ़ा है, तो भी आप जवाब दे सकते हैं। जवाब देने के तो एक क्वेश्चन के कई तरीके होते हैं, आप चाहे तो निकाल लें क्वेश्चन। यहां पर बता दें, अब यहां पर ग्रुप सेम हो गया तो साथी देख के जवाब दे सकते हैं। साथी जैसे यहाँ पर OCH3 एक प्लस R है, ये माइनस R है, ये प्लस H। अब ध्यान से देखिएगा, ये प्लस R इलेक्ट्रॉन भेजेगा, यहाँ ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फिर ये उस कार्बन पर बढ़ेगा जिस पर NH2 अटैच है, और फिर वापस जब NH2 के पास माइनस आएगा तो ये NH2 की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो जाएगा, NH2 के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, डोनेशन पावर बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये माइनस R इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ पर कौन सा पोजीशन? प्लस चार्ज, यहाँ पर प्लस, ये प्लस क्या करेगा? लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घटा देगा, ये पैरा पे रहकर इसकी एसिडिटी को, सॉरी बेसिसिटी को घटा रहा है। तो प्लस R बढ़ाता है और माइनस R घटाता है, प्लस H बढ़ाता है, प्लस R ज्यादा बढ़ाता है, तो आंसर होगा पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। जब ग्रुप मेटापल होगा तो क्या लगाएंगे? I, ये माइनस I, ये माइनस I, ये प्लस I, और याद रखना बेसिक नेचर ऑर्डर हो जाएगा 3, 4, 1 एंड 2। ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन में समय हमें बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, कर लेंगे। हो गया? ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। हो गया? होमवर्क क्या छोड़ देना, कोई मतलब। सीधा सीधा मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, एक जरूरी जानकारी। इनका हो जाएगा आंसर है सबका? बताओ क्या आंसर आएगा बताओ इसमें? सबसे अधिक है 4 का, फिर 2 का, फिर 3 का, 1, मतलब 1 सबसे कम हो गया। इसमें भी आप बता देंगे? ठीक है। एक जानकारी याद रखना, एक जानकारी याद रखना कि अक्सर देखिएगा तो ऑर्थो वाले का जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो एनिलीन से कम हो जाता है अक्सर, चाहे वो प्लस आर ग्रुप हो चाहे वो माइनस आर ग्रुप। देखो माइनस आई है तो अपने आप कम हो जाए, अगर यहाँ माइनस आर होगा तो अपने आप कम होगा, माइनस आई होगा तो ऑर्थो का तो कम ही होगा। लेकिन CH3 जैसे प्लस आर ग्रुप होने के बावजूद भी इसका ऑर्थो का ज्यादा बेसिक होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि ऑर्थो का बेसिक नेचर कम होता है इन कंपेयर टू एनिलीन। एनिलीन के कंपेयर में ऑर्थो जो होता है ये कम बेसिक होता है। कोई पूछा गया क्यों, तो बताया गया क्योंकि यहाँ पर प्रोटोनेशन स्लो होता है। प्रोटोनेशन इसलिए स्लो होता है कि पड़ोसी जो ग्रुप CH3 है, जो भी पड़ोसी ग्रुप होगा वो H+ जोड़ने से रुकता है। तो जब H+ यहाँ कम जुड़ेगा तो ये कंजुगेट एसिड कम बनेगा, और जहां पर कंजुगेट एसिड कम बनेगा वहां पर बेसिक कैरेक्टर घटेगा। क्योंकि बेसिक कैरेक्टर कैसे बताते हैं? जब बेस में H+ मिलाते हैं तो ये बनता है BH+, ये बनता है ना, फिर आप निकालते हैं इसका, जहां पर ये BH+ ज्यादा होगा अर्थात वहां पर बेस का H+ से जुड़ने की टेंडेंसी भी क्या होगी? तो अब ये चूंकि मात्रा कम बनता है तो हम उम्मीद कर लेते हैं कि इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? कम। बस ऑर्थो एक सावधानी है, एनिलीन के ऑर्थो पे कुछ भी लगा हो तो उसका बेसिक कैरेक्टर हमेशा एनिलीन से क्या होगा? कम। लेकिन एनिलीन के ओनली एनिलीन पर एनिलीन की हाइड्रोजन को हटा के 2 CH3 लगा दे,
हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या लगा दिया, तो इसका बेसिक कैरेक्टर ऑर्थो की सबसे ज्यादा हो जाती है। रीजन एसआईआर लग जाता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसमें क्या फर्क होता है, ये नाइट्रोजन के जो ग्रुप होते हैं और ऑर्थो के जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है ये बेंजीन से डिलोक्लाइज बंद हो जाता है, और ये लेकिन डिलोक्लाइज होता है यहाँ प्लस आता है, जहां प्लस होगा उसके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या हो जाती है, कम। तो ऑर्थो पर अगर प्लेन NH2 है तो कम पाया गया है, और NR2 है तो क्या पाया गया, ज्यादा। तो इसमें NR2 ये सबसे अधिक होगा, जबकि इसका सबसे कम होना चाहिए। अब बाकी में फैसला आप अपना नियम और रूल लगा के आप बता दो। इसमें हो जाएगा सबसे अधिक पहला, उसके बाद हो जाएगा चौथा, फिर तीसरा, दूसरा। क्या चीज एक्चुअली मेन तो होता है कि इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलता है तो H+ भीड़ में भी जाके अटैक कर लेता है। समझ में आ गया, ये तो डिलोक्लाइज नहीं होता ना, इसका लोन पेयर, ये प्रैक्टिकली पाया गया, ये रिजल्ट क्या है, पाया गया। इसके पीछे रीजन क्या है, ये सारे प्रैक्टिकल डिटेल। तो आपको क्या याद रखना है कि एनिलीन के नाइट्रोजन पे 2 R ग्रुप लगे होंगे, नाइट्रोजन मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होगा तो ऑर्थो नंबर 1, और अगर इस पर हाइड्रोजन हो तो ये एनिलीन से कम होगा। तो कुछ बातें थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। तो एक एनिलीन में ऑर्थो वाला याद रखना, एक फिनॉल में क्या याद रखना, जब -M ग्रुप बराबर हो जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और एक याद रखना बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे बड़ा ग्रुप हो तो ऑर्थो वाले का। ये 4 पॉइंट याद रखना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बस 4 ही पॉइंट तो है, ये 4 पॉइंट को शॉर्ट नोट में मेंशन करना, बाकी सब आप कर लेंगे क्वेश्चन। SIP तो SIR में बदल गया बेटा, मतलब SIP यहाँ पर SIR हो गया। जब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो गया तो रेजोनेंस ही बंद हो गया, और जब रेजोनेंस बंद हो गया तो एसिडिटी, तो लोन पर रेजोनेंस नहीं करेगा, तो नाइट्रोजन पे हमेशा लोन पे पड़ा रहेगा, तो डोनेशन के लिए अवेलेबल होगा। यहाँ डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं। सिंपल, नाइट्रोजन के जो एनिलीन के नाइट्रोजन पे 2 R ग्रुप लगाओ, 2 बड़े ग्रुप, तो SIR लगेगा, और NH2 हो तो SIP लगेगा। हाइड्रोजन छोटा ग्रुप होता है तो हाइड्रोजन का रिपल्शन CH3 से बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं होता, तो NH2 हो तो क्या लगेगा, SIP, NR2 हो तो क्या लगेगा, SIR होगा तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी, SIP होगा तो घट जाएगी। पक्का कंफ्यूज हो गया क्या? हाँ, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन लिख दूं? क्या बेटा, लगा के देखो, जिससे डाउट्स हो ना आधा लिखेंगे तो हमारी प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन NR2 पे हाइड्रोजन बॉन्ड करने वाला ग्रुप, हाँ CO किस पे लगा देंगे, और फिर किससे जुड़े, क्वेश्चंस कर देंगे, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एग्जांपल तो वही क्वेश्चन आएगा जो रियल में पाया जाता है। आप कोई भी लगा के दिखाओ, जो आपके मन में डाउट है उसे लगा के दिखाओ। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो SIR नहीं लगेगा बस, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड 6 मेंबर का नहीं होना चाहिए। कितने मेंबर होना चाहिए बताओ, 6, 7 और 8 मेंबर करिंग में क्या होता है, तना होता है। तो बस सिंपल सा फैक्ट, अगर आप ऐसे बना सकते एग्जांपल तो डजंट मैटर। क्या चीज, ऑर्थो पे नाइट्रो किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं तो NR2 इसमें करना है। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड तो मैं कह रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के देखो, तुरंत आंसर मिल जाएगा। जैसे आपने क्या कहा, अब चलो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने कर दिया, हो गया, ठीक है। अब मुझे बता, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, कोई दिक्कत नहीं, SIR नहीं लग रहा है, ये प्लेन में है, ऑर्थो का एसिडिक कैरेक्टर कम था, कभी भी कम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड लग भी जाता है तो ये लोन पे क्या करेगा, रेजोनेंस करता रहेगा। और ऑर्थो का एसिडिक कैरेक्टर पहले भी, बेसिक कैरेक्टर पहले भी क्या था, कम था, अभी भी कम होगा। क्वेश्चन को लिखेगा फिर सॉल्व करेगा। हमने थोड़ा डिटेल आपको बता दिया। अब हम आपसे बात करेंगे बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। एमाइंस किसको कहते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव्स को क्या कहा जाता है बेटा, एमाइंस। ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर नोन एज एमाइंस। एमाइंस जैसे हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर कुछ भी लगा दो, एलिफेटिक एल्काइल ग्रुप लगा दो तो एल्काइल एमाइन, 2 एल्काइल ग्रुप लगा दो तो डाइएल्काइल एमाइन, 3 लगा दो तो ट्राइएल्काइल एमाइन, ये सब एमाइंस, एलिफेटिक एमाइंस है। हाइड्रोजन हटा के एराइल ग्रुप लगा दो तो क्या नाम होगा बताओ, एरोमेटिक एराइल एमाइंस। दूसरा क्या होगा, डाइफिनाइल एमाइन, तीसरा क्या होगा, ट्राइफिनाइल एमाइन। पक्का। अगर हम ध्यान से देखें, ये आर के स्थान पे हम मान के चलते हैं कि मिथाइल ग्रुप है, तो कहते हैं मिथाइल ग्रुप होगा, ये प्लस आई ग्रुप होगा, ये प्लस आई ग्रुप होगा, ये प्लस आई ग्रुप होगा, और यहाँ पर जो पीएच ग्रुप होगा ये माइनस आर ग्रुप होगा, ये माइनस आर ग्रुप होगा। माइनस आर ग्रुप होता नहीं होता बताओ, जो एनिलीन होता है, एनिलीन में जो NH2 जुड़ा होता है, NH2 इसमें बताइए, NH2 रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन देगा तो ये हो गया प्लस आर, और उसी के सामने जो जुड़ा हुआ बेंजीन ये क्या हो जाएगा, माइनस आर और माइनस आई होगा कि नहीं होगा। तो बताओ बेसिसिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 3 प्लस, यहाँ पर 3 प्लस आई है, यहाँ 2 प्लस आई है, 1 प्लस आई है, या 1 माइनस आई है, यहाँ 2 माइनस आई है, 3 माइनस इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक नेचर क्या होना चाहिए बताओ, घटना चाहिए। तो हमारी उम्मीद है कि बेसिक नेचर ऑर्डर शुड भी सबसे अधिक होना चाहिए। 3 डिग्री एलिफैटिक एमीन, 2 डिग्री एलिफैटिक एमीन, 1 डिग्री अमोनिया, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये होना चाहिए। लेकिन जब पानी में डिसाइड किया गया, पानी में ये गैस में यही मिलता है, गैसियस फेज में क्या होता है, यही मिलता है। लेकिन जब वाटर में डिसाइड किया जाता है तो R3N का बेसिसिटी जो होती है ये वेरी करता है। कुछ केस में ये 1 डिग्री अमाइन से कम हो जाता है, और कुछ केस में ये 2 डिग्री अमाइन से कम होता है। किस केस में 1 डिग्री अमाइन से कम होता है, जब R की जगह पर CH3 होता है तो ये 1 डिग्री अमाइन से कम हो जाता है, और जब R इक्वल टू यहाँ पर इथाइल होता है तो ये रियली में 2 डिग्री अमाइन से कम प्राप्त होता है। आया समझ में? तो यानी यहाँ पर अगर गैस फेज पूछा जाए तो बेसिसिटी ऑर्डर तो यही होगा, लेकिन ये जो चेंजेस आते हैं वो किस में आते हैं बताओ, ये चेंजेस आते हैं इन एक्वस फेज। किस में आते हैं बेटा, इन एक्वस फेज, मतलब वाटर। तो अगर R इक्वल टू मिथाइल है तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री अमोनिया। R की जगह इथाइल है तो बेसिसिटी ऑर्डर, ये वाटर की बात कर रहा हूँ, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब 2 डिग्री नंबर 1 रहता है हमेशा। और लेकिन गैस फेज में हमेशा क्या होता है, और साइकिल फेज में हमेशा क्या होता है बताओ, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अभी आप मुझे एक आपको होमवर्क देता हूं मैं, ये आपको बताना है क्यों ये 3 डिग्री एमीन की बेसिसिटी कभी 1 डिग्री से कम हो जाती है, कभी 2 डिग्री से कम हो जाती है, मतलब 2 डिग्री आगे होता है, 3 डिग्री कम। ये एमाइन चैप्टर 12th एनसीईआरटी एमाइन चैप्टर में रीजन दिया गया है आपका, समझ में आ गया। सॉल्वेशन इफेक्ट इसका रीजन, इसका हिंट बता दूं कि जब 2 डिग्री एमाइन या 3 डिग्री एमाइन पानी में अपना बेसिक जलवा दिखाता है, बेसिक काम करता है, तो पानी उसको मार के भगाता है, पानी उसको पसंद नहीं करता। लेकिन 2 डिग्री 1 डिग्री एमाइन को जब बेसिक काम करता है तो पानी उसे क्या करता है, अप्रिशिएट करता है, उसे अपने साथ मिक्सअप कर लेता है, इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, ज्यादा। ये मैंने हिंट दे दिया आपको, ट्राई करेंगे एक बार, पढ़ेंगे आप कि मैं बताऊं आपको, आप बताएंगे अगली बार, आप बताएंगे, आपसे मैं पूछूंगा। अच्छा, साइक्लिक एमीन में बेसिसिटी ऑर्डर हमेशा क्या होता है बेटा, सेम होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। नेक्स्ट, अगर हम इनकी बेसिसिटी ऑर्डर आपसे पूछें तो कैसे बताएं। देखो, इसका कंपाउंड का नाम है गुआनिडीन, इसको आप सब जानते होंगे, सुपर केस है ना, सब लोग हर जगह बताते हैं ये कहीं हो तो सबसे बेसिक होगा। तो इसको कैसे बताएंगे, इसको बताने के आपके कई तरीके। पहला, इनके कॉन्जुगेट एसिड बना लो,
जिसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाने में दिक्कत हो रही है तो इनकी रियलिटी देख लो, समझ में आ गया। इनका रियल स्ट्रक्चर बना लो, रियली जो ज्यादा रियल स्ट्रक्चर में जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा। रियल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये नाइट्रोजन का लोन पर इधर रेजोनेंस करता है, ये बॉन्ड NH2 पर जाता है, NH पर जाता है, फिर ये नाइट्रोजन का लोन पर इधर रेजोनेंस करता है, ये बॉन्ड वापस NH पर जाता है। अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए तो हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर डेल्टा प्लस, यहाँ पर डेल्टा प्लस, यहाँ पर डेल्टा माइनस, मतलब इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो है, साथ में 2 बार माइनस भी आ चुका है, ये इसका हाइब्रिड हुआ। बताओ अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो कैसे बनाएंगे बेटा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर साथ में एक माइनस चार्ज भी है, ये है किसका रेजोनेंस हाइब्रिड, सेकंड वाले का। ये रेजोनेंस नहीं करता तो यही इसका हाइब्रिड है। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे होगा, इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर डिलोकलाइज होता है, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, डेल्टा प्लस। और यहाँ पर बताओ बेसिक नेचर ऑर्डर क्या हो सकता है, कहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, यहाँ लोन पेयर के साथ 2 नेगेटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन पे ध्यान से देखो, ध्यान रखो, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 2 नेगेटिव चार्ज प्लस लोन पेयर है, यहाँ पर बताओ एक नेगेटिव चार्ज प्लस एक लोन पेयर है, यहाँ सिर्फ लोन पेयर है, यहाँ जो लोन पेयर था वो भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज तो छोड़ दो, तो ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा बताओ, ग्वानिडीन का ज्यादा बेसिक कैरेक्टर, इसका कम, इसका और कम। नहीं आया समझ में, इसे आप डायरेक्टली ऐसे भी बता सकते हैं इनके। अच्छा बताओ इनके अगर हम एटम को फिक्स कर दें, ये एटम हो गया आपका X, ये Y, ये Z, बोलो तो इसमें सबसे अच्छा डोनर, सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर Z होगा, समझ में आ गया। इसमें Z के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन पावर क्या होगी ज्यादा, और X और Y आपस में क्या होगा, सेम और बराबर, पक्का। इनमें अगर फ्यूचर में कोई रिएक्शन कराएंगे तो H यहाँ जाके जुड़ेगा, इसी को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इनके कॉन्जुगेट एसिड बना के। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाएंगे, बोलो H प्लस यहाँ पर जोड़ेंगे, ये NH2 यहाँ जुड़ जाएगा, H प्लस यहाँ पर जोड़ेंगे, ये यहाँ पर H जुड़ेगा तो ये NH2 हो जाएगा, देखो ये बना दिया मैंने जल्दी से, पक्का। यहाँ पर H जोड़ेंगे तो ये NH3 प्लस बन जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये NH3 प्लस बन जाएगा। अब मुझे बताओ किसके प्लस चार्ज का डिलोकलाइजेशन होगा, कौन सा प्लस यहाँ पर रेजोनेंस करेगा, पहला रेजोनेंस करेगा कैसे, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पर जाएगा और ये बिल्कुल एकदम एक्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर में एक कन्वर्ट हो जाएगा, पक्का। फिर लोन पेयर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एकदम सेम, यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट एसिड में, इस ग्वानिडीन के कॉन्जुगेट एसिड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या जो है 3 होगी और तीनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर। यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या कितनी होगी बताओ, 2, और दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर। और यहाँ पर प्लस चार्ज रेजोनेंस नहीं करेगा, प्लस चार्ज रेजोनेंस यहाँ पर बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होगा, बट प्लस चार्ज रेजोनेंस नहीं करेगा, यहाँ पर प्लस चार्ज का रेजोनेंस नहीं होगा, बल्कि ये अपने माइनस आई इफेक्ट से NH3 प्लस को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके, और ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देके इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, देयरफॉर बेसिक नेचर ऑर्डर में ये होगा। नहीं आया समझ में। एक बात बताऊं, कहीं कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर लो, सीधा सीधा हाइड्रोजन हाइब्रिड बना लो, इलेक्ट्रॉन देख लो, या कॉन्जुगेट एसिड बना के स्टेबिलिटी चेक, ये क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। तो आ गया था, ये तो था, ये 3-4 क्वेश्चन है, मैं डिस्कशन यही करूंगा नेक्स्ट लेक्चर, बाकी आपके नोट में चेक करूंगा आंसर। अब मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगा, हम डिस्कशन अगली क्लास यहां से स्टार्ट करेंगे। आप अपने नोटबुक में ये मेंशन कर लेना, ये आपका होमवर्क, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये। अच्छा बताओ NaCl और वाटर को मिलाते हैं तो क्या बनता, लास्ट क्या बनेगा, कौन बताएगा, एक हाथ उठाए। NaCl और पानी को मिलाएं, रिएक्शन करें तो क्या बने, NaOH और HCl, क्यों, क्या चीज, कितने लोग का ये रिएक्शन होगा, कितने लोग का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जी। कोई भी एसिड बेस रिएक्शन तभी होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके वीक एसिड और वीक बेस बना रहे हो। तो जहां पे वीक एसिड और वीक बेस मिलते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनाते, नहीं तो फिर जो नमक आप पानी में मिलाते हो कुकर में ना, वहां पर HCl मिलता है आपको, नमक मिलाते हैं ना पानी में आप, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। तो यही हमें सीखना है, कौन सा एसिड, चलो नेक्स्ट डे पढ़े। अब आपका माहौल, आपका पढ़ने का मन नहीं, क्या हुआ, आज स्पीड ज्यादा थी, अच्छा ठीक, ये खत्म करना था आज टॉपिक। अब हाँ इस वीक हो जाएगा एक्स्ट्रा क्लास,